Assalamu alaikum students. I welcome you to lecture number 22 of decision making in non-profit sector. Today's agenda is that we'll be having a preview of last lecture, like we were studying about policy formulation, and in that we were studying about policies manual के policy manual के अंदर non-profit sector organizations कौन-कौन सी policies को mention करेंगे, और उसमें हम लोगों ने बहुत क्लियरली जेंडर पॉलिसी, पर्सनल पॉलिसीज, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और ये पॉलिसीज हम लोगों ने डिस्कस की। और उसी का जो दूसरा जो पार्ट है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जो रेस्ट ऑफ द पॉलिसीज हैं जो कि पॉलिसी मैनुअल के अंदर शामिल होनी चाहिए, उसमें हैरेसमेंट पॉलिसी, व्हाट इज हैरेसमेंट ऑल टुगेदर, हैरेसमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से तरीकों से हरासमेंट को जो है हरासमेंट के प्रोसीजर्स को अप्लाई किया जाता है, व्हाट आर द प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, व्हाट शुड बी डन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट करते हैं जब वो सप्लाई से डिमांड करते हैं चीज़ों की, या सप्लायर के साथ इन रिलेशनशिप आते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी इनपुट रिगार्डिंग द सप्लाईज। और मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट कौन कौन से हैं, सोशल वेलफेयर पॉलिसी क्या होगी, ट्रैवल पॉलिसी, व्हीकल मेंटेनेंस पॉलिसी क्या होगी, एंड एट द एंड इट्स गोइंग टू बी फॉलोड बाय कंक्लूजन। अब तक हम लोगों ने जो बेसिक लेवल जो पॉलिसीज हैं उन सारियों को देख लिया, लेकिन कुछ जो पॉलिसीज हैं जो कि हम इस चैप्टर में जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन का लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। एज फार एज जो इससे पहले पॉलिसी हैरेसमेंट पॉलिसी पहले जो डिस्कस हुआ उसमें पर्सनल पॉलिसी थी, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पॉलिसी थी, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की पॉलिसी थी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट होना चाहिए, जेंडर बेस्ड पॉलिसी थी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्लोजर के हवाले से पॉलिसी थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसी कन्वर्सेशन है जो कि डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए किसी भी एंटिटी को, और अगर डिस्क्लोज होगी तो उस पर टर्मिनेशन होगी। तो वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। आज हम लोग थोड़ी सी हैरेसमेंट के बारे में, हैरेसमेंट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी रिगार्डिंग हैरेसमेंट होती है, दे रिकॉग्नाइज इट एज हैरेसमेंट इज एन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। हैरेसमेंट दोनों तरफ से भी हो सकती है, मैन टू मेल टू फीमेल भी हो सकती है और फीमेल टू मेल भी हो सकती है, एंड इक्वली फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड्स एनी मेल और फीमेल टूवर्ड्स हैरेसमेंट भी हो सकती है। एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के तौर पे तस्लीम किया जाता है, और दिस पॉलिसी सीक्स टू एनहांस सक्सेस, पार्टिसिपेशन एंड पॉजिटिव आउटकम्स फॉर इट्स मेंबर्स consisting with equal opportunity and affirmative action principles। So मेन कंसर्न यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्थी इन्वायरमेंट की तरफ जाए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज जो हैं वो पार्टिसिपेटरी रोल अदा करें, वो सक्सेस की तरफ जाएं, और साथ साथ उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी और उनके साथ जो एक्शंस हैं प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो लिए जाएं। सो हैरेसमेंट altogether it is an unacceptable behavior and it is recognized as an unacceptable behavior by a lot of non-profit sector organizations. This policy, sexual harassment policy, accepts its legal obligations to ensure the staff is not subjected to harassment, which may include vicarious liability for harassment of others by its employees. So again, ऐसी policy, ऐसी obligation जिसके तहत कोई भी staff जो है उसको harass ना किया जाए, या members जो हैं या employees जो हैं वो उसको harass ना करें, तो ऐसी policy को it's an accepted policy, it's an accepted guideline to avoid any unethical or unacceptable behavior by the employees, a bunch of employees और individual की तरफ से कोई भी behavior ऐसा foresee होता है। So what is harassment? Harassment is verbal or physical conduct, which because of its severity and or persistence is likely to create a hostile or intimidating environment and determinedly affect on individuals' employment or performance। कोई ऐसा verbal और physical contact या conduct जिसकी वजह से, जिसकी सेवेरिटी से या जिसकी परसिस्टेंस से, कंसिस्टेंसी से
एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर हॉस्टाइल जो है एक्ट वो देखा जाए, कोई ऐसी इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट देखी जाए जो कि जिसमें एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता, जिसमें इसको हॉस्टाइल एक्ट परसीव हो, जिसमें ये इफेक्ट डिटरमिन हो, जिसमें इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट जो है वो असरअंदाज हो रही है। कोई भी ऐसा वर्बल और फिजिकल कंडक्ट या फिजिकल वर्क या फिजिकल ऐसा इलीगल या अनएथिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अगर कोई काम किया जाए तो उससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है, उसकी एनवायरनमेंट पे भी असर, उसकी सोच पे भी असर पड़ता है, साथ उसके ऊपर जो हॉस्टाइल बिहेवियर है लोगों का या लोगों की तरफ से उसका दोनों साइडों का। ऐसी सिचुएशन में हरासमेंट पॉलिसी जो है इट्स अ गाइडलाइन विच नॉन प्रॉफिट सेक्टर रिकॉग्नाइज इट एज एन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, और इसके अंदर कोई भी वर्बल और फिजिकल कंडक्ट जिसकी वजह से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर हो, दैट इज not acceptable. So harassment is defined by reference to the nature and consequence of behavior, what sort of reference it has, what sort of behavior was witnessed, not the intent of the initiator, but by any उसकी intentions को मद्देनजर नहीं रखना, उसकी वजह से क्या हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा, और again it is defined by the nature of the action or consequence of the behavior जो देखा गया। Harassment conduct specifically includes the following: communication of spoken, written, graphic and computer mediated material that denigrates or shows hostility or aversion to individuals or groups on the grounds of actual or perceived race, nationality, gender, transgender status, martial status, disability, homosexuality, age, family responsibilities, careers, responsibilities, political conviction और religious beliefs. So ये बड़ी clearly बता दिया गया है किसी तरह की भी communication, चाहे वो written हो, चाहे वो spoken हो, चाहे वो graphic हो, कोई कंप्यूटर मेड मटेरियल हो जिसकी वजह से कोई हॉस्टाइल एक्ट विटनेस हो इंडिविजुअल पे या किसी ग्रुप के ऊपर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्चुअल और परसीव्ड रेस, उसकी रेस को के बारे में बात हुई है, खिलाफ बात कर दी है, नेशनैलिटी के बारे में कर दी है, जेंडर के बारे में, ट्रांसजेंडर स्टेटस के बारे में, मार्शल स्टेटस के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी के इशू पे, एज के इशू पे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इशू पे, कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इशू पे, पॉलिटिकल कन्विक्शन और रिलीजियस बिलीफ के इशू पे अगर कोई ऐसा वर्ड कम्युनिकेट हुआ या कोई ऐसा रिटन या ओरल कम्युनिकेशन हुई है जिससे जो कि अनएथिकल थी, अनलॉफुल थी, और उसको इन वजूहात की बिना पे, ये जो रेस पे, नेशनैलिटी पे एक बंदे की या एक बंदे के ऊपर इल्जाम तराशी कर देना और गलत तरीके से उसको परसीव करना, उसके ऊपर हॉस्टाइल बिहेवियर रखना, सो दैट इज थ्रेटनिंग बिहेवियर रखना, इंटिमिडेटिंग बिहेवियर रखना, डीमनिंग बिहेवियर, पहले से डीम करके बैठ जाना कि इसका बिहेवियर है ही इसी तरह का, तो दैट इज आउटलाइन अंडर हरासमेंट। इसके अलावा एक्ट ऑफ वेलिफिकेशन, पब्लिक एक्ट्स विच मे हैव द इफेक्ट ऑफ इंटाइसिंग अदर्स टू हेट, लोगों को बता देना कि इससे नफरत करो, ये बंदा ठीक नहीं है या ये सही काम नहीं कर रहा, हैव सीरियस कंटेम्प्ट फॉर और सीरियसली रिडिक्यूल अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्चुअल और परसीव्ड रेस, एड्स और HIV पॉजिटिव स्टेटस, होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर स्टेटस। किसी को कह देना कि जी इसको एड्स है, इसके साथ काम ना करो, ये होमोसेक्सुअल है या ये ट्रांसजेंडर स्टेटस रखता है, तो उस सूरत हाल में एक्ट ऑफ वेलिफिकेशन जो है that comes underneath harassment। तो harassment में पहली चीज कम्युनिकेशन है कि कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल आर्गुमेंट या कोई ऐसा स्टेटमेंट किसी एम्प्लॉय की रेस, जेंडर, नेशनैलिटी को हिट करे या उसकी राइट्स को हिट करे या उसको होमोसेक्सुअलिटी का नाम दे दिया जाए या उसको ट्रांसजेंडर के उसके हवाले से नाम दे दिया जाए या उसको रेस के हवाले से या नेशनैलिटी के हवाले से, रिलीजन के हवाले से उसको, तो दैट कम्स अंडर हरासमेंट। और उसका एटीट्यूड भी देखा जाता है कि एम्प्लॉय की तरफ एटीट्यूड हॉस्टाइल है, थ्रेटनिंग है, इंटिमिडेटिंग है, कोई ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए जिसमें उसको लेबल कर दिया जाए, तो दैट इज हरासमेंट। कोई एक्ट ऑफ वेलिफिकेशन है जिसमें पब्लिक एक्ट्स विच में हैव द इफेक्ट ऑफ इंसाइटिंग अदर्स टू हेट, किसी को इंसाइट करना कि आप हेट करो अगले से,
कंटेम्प्ट करो सीरियस, और किसी की एक्चुअल और परसीव्ड रेस के बारे में पहले से डीम कर लेना कि जी ये तो है ही फलाना, ये तो है ही ढिगाना, एड्स के बारे में कि ये है ही एड्स पेशेंट, इससे बात ना करो, इससे मिले ना, स्टिग्मेटाइज करो, उसको डिस्क्रिमिनेट करो, दैट कम्स अंडर हैरेसमेंट। इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट विच इज डिफाइंड एज अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट and verbal or physical conduct of sexual nature, when submission to or rejection of such advances, request or conduct is explicitly or implicitly in our terms or conditions affecting employment decisions, or when such advances, requests or conduct have a detrimental effect on individual's work environment. किसी की तरफ सेक्सुअल एडवांस होना या किसी से रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की, वर्बल या फिजिकल नेचर का, तो दैट कम्स अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। और इसमें इसके बारे में क्लियर गाइडलाइन जो है पॉलिसीज मैनुअल के अंदर बता दी जाती है, और ये बता दिया जाता है कि ऐसे बंदे को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बल्कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ऐसी सिचुएशन में एग्जांपल देता जाऊं, यूनाइटेड नेशंस की अपनी एम्प्लॉय काउंसिल है, और अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो उसमें एम्प्लॉय काउंसिल जो है वो बेसिकली पूरे केस को के पॉइंट्स को देखते हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को देखा जाता है, और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि वेदर इट इज डन बोथ वेज, और इट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट इज डन फ्रॉम वन एंड और सेक्सुअल हैरेसमेंट इज डन फ्रॉम द अदर एंड, और रेस्ट ऑफ द पीपल जो भी मसला है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को जमा करके उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर जो पॉलिसी है उसको लेवाई किया जाता है, और ये चीज इंश्योर कराई जाती है नेक्स्ट टाइम या इन फ्यूचर में इस तरह की कोई भी चीज फोर्सी होगी तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जो स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं या स्ट्रिक्ट जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे एम्प्लॉय के ऊपर या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर, और इसको एक अनएथिकल और एक जो अनएथिकल है या बिहेवियर होगा या ये एक अनएथिकल बिहेवियर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस नॉन प्रॉफिट सेक्टर हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ग्रेवियंस प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट्स ऑफ हैरेसमेंट फ्रॉम स्टाफ। अगेन ग्रेवियंस पॉलिसी को हमने क्लियरली देखा, जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 के बारे में हम लोगों ने देखा कि अगर स्टेप 1 में ये है कि वो एक अगर इस तरह का कोई इशू हुआ है तो वो अपने जो डायरेक्ट जो हेड हैं, लाइन मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर हैं, उनसे बात की जाए, या सुपरवाइजर से अगर 5 दिनों के अंदर नहीं सुना गया या उसके बाद कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो वो अपने हेड से बात करें जो उस डिपार्टमेंट का हेड है, और उस डिपार्टमेंट के हेड से भी 5 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो हेड ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, उससे बात की जाए और उसको बताया जाए, और देन 5 दिनों का टाइम होता है, और दोबारा से अगर वो चीज हो रही हो और उस पर कोई काम ना हो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसके पास 30 डेज का टाइम होता है कि वो इसके ऊपर डिसीजन ले, एक कमेटी बनाए और उसके साथ हवाले से डिसीजन लिया जाए। When it is determined that harassment has occurred, कभी ऐसा सोच लिया जाए या ये हम लोग एनालिसिस कर लें या हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच जाएं या हम लोग एक डिसीजन पे पहुंच जाएं कि हरासमेंट वाकईतन हुई है, then non-profit sector organization has got the right and will act promptly to eliminate the harassing conduct and will deal with the matter in accordance with the grievance procedure for staff as follows. Number 1, there is a procedure for handling harassment and it is like grievance policy. Grievance policy में हम लोगों ने डिस्कस किया, we have got 4 major steps. Step number 1, step number 2, step 3 and step 4. Over here in harassment भी जो ग्रेवियंस पॉलिसी डिफाइंड होती है और उसके अंदर भी जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनको हम लोग 1 by 1 देखते हैं कि वो किस तरीके से स्टेप्स को लिया जाता है कि एम्प्लॉय की जो हरासमेंट है उस चीज को मिनिमाइज किया जाए या उसको खत्म किया जाए। An employee who files an harassment case shall have at every step the right to present witnesses and evidences to support and his or her harassment. So जो जिसके खिलाफ या जिसने हरासमेंट का इशू उठाया है या हरासमेंट के बारे में केस को फाइल किया, वो मजाज है, वो अथॉरिटी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कि वो अपने पास वो एंटिटी जो है वो अपने पास एविडेंसेस, वो अपने पास प्रूफ्स, वो अपने पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हरासमेंट से रिलेटेड वो साथ लेके जाए और हर स्टेप के ऊपर वो पेश करें। Employees are not to be penalized in any way for proper use of harassment procedures. Time spent in harassment discussions with the administration would be considered
टाइम वर्कड विद पे। हमेशा कोशिश ये करनी है एम्प्लॉयज की तरफ से भी, और ये चीज मेंशन होनी चाहिए मैनुअल के अंदर, कि अगर कोई एम्प्लॉय हैरेसमेंट प्रोसीजर को साथ लेकर चल रहा है तो उसको पेनलाइज ना किया जाए, उसको इस चीज पे मोटिवेट किया जाए या इंस्पायर किया जाए या उसको इनकरेज किया जाए कि आप हैरेसमेंट प्रोसीजर्स के साथ ही चलें, हम आपका डिसीजन लेंगे। और जितना भी टाइम पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उस एम्प्लॉय का उस दौरान इस हैरेसमेंट के केस के अंदर जो है वो यूटिलाइज होता है या वर्क होता है, तो उसको विद पे उसको कंपनसेट करना ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है। Now there are various steps which should be followed and those steps are कि किस तरीके से आप harassment के केस को डील कर सकते हैं। Any employee who wishes to file harassment shall first discuss his case or her case with the immediate supervisor। जो उनका immediate supervisor है, जिनको वो directly report करते हैं, उनसे जाके उस केस को डिस्कस किया जाए। After the aforementioned discussion with the employee, the supervisor shall have 5 days working days in which to reply to such case or या employee की grievance को। If the supervisor fails to reply to the harassment or his or her answer is not satisfactory to the employee, the employee may present his or her harassment to step number 2। वेरी इंपॉर्टेंट जी, पहला केस है स्टेप नंबर 1 का कि अगर किसी के साथ हैरेसमेंट का इशू हुआ है, किसी तरह का भी एक्ट ऑफ वेरिफिकेशन हुआ है, कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है, या किसी और तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, या थ्रेट किया गया या इंटिमिडेट किया गया, तो उस दौरान हैरेसमेंट का ये पहला प्रोसीजर है, पहला मैकेनिज्म है कि वो इमीडिएट सुपरवाइजर जो उनका है एम्प्लॉय का, उससे जाके बात करे, उनको जाके केस अपना हैरेसमेंट का रजिस्टर करवाए, हैरेसमेंट प्रोसीजर्स के साथ चले, ग्रेवियंस पॉलिसीज का ख्याल रखे। और साथ साथ स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि आप जो सुपरवाइजर है उसके पास 5 दिनों का टाइम है, 5 दिनों में उसने रिस्पॉन्स करना है टूवर्ड्स द हैरेसमेंट केस टूवर्ड्स दैट एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। और अगर वो 5 दिनों के अंदर फेल हुआ कंप्लाई करने से, तो एम्प्लॉय हैज गॉट द राइट टू place the harassment file or harassment case to the step number 2. So this was step number 1 to handle harassment. Now what is step number 2? If the disposition of the harassment in step number 1 is not acceptable, जो भी solution दिया गया supervisor की तरफ से वो acceptable ना हुआ employee की तरफ से, तो the employee shall have 5 working days prepare a written statement stating the basis for the harassment and a requested सेटलमेंट। जब ये स्टेप नंबर 1 परफॉर्म हो जाता है और सुपरवाइजर फेल होता है कि कंप्लाई ना कर सके या उस 5 दिनों में जवाब ना दे सके या सोल्यूशन की तरफ ना पहुंच सके, तो एम्प्लॉय का ये राइट है कि 5 दिनों के अंदर अपने पूरे केस की बेसिक्स, कॉजेस और साथ साथ रिक्वेस्टेड सेटलमेंट स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करे। और he or she shall then discuss his or her problem with the section head or line manager finance or line manager administration, और section head is direct supervisor जो कि line manager है, जिसके अंडर supervisor भी फॉल कर रहा है और वो भी फॉल कर रहे हैं। You shall have 5 working days। उस section head के पास 5 दिनों का टाइम है। उन 5 दिनों के टाइम के अंदर he has to reply to the employee's grievances और employee की complaint के बारे में। If a mutual acceptable solution or settlement cannot be reached, the employee will have 5 working days in which to represent or present his case or her harassment in step number 3. The grievant should process his or her harassment to step number 3 to the office of head या head of the offices of the non-profit sector, जो कि non-profit sector का head है, उसके पास चला जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेप नंबर 1 जिसमें सुपरवाइजर के पास जाना है। स्टेप नंबर 2 में ये है कि वो अपने जो इमीडिएट हेड है उनके पास जाएंगे और उनको ये केस अपना रजिस्टर करवाएंगे और उसमें रिटन स्टेटमेंट्स भी और साथ रीसेटल और सेटलमेंट जो स्टेटमेंट है वो भी मेंशन की जाएगी। और अगर उसमें सेक्शन हेड 5 दिनों तक कंप्लाई ना कर सका या वो फेल हुआ कि किसी डिसीजन पे पहुंच सके या म्यूचुअल एक्सेप्टेबल विन विन सिचुएशन पे पहुंच सके, तो उस दौरान फिर स्टेप नंबर 3 पे एम्प्लॉय शिफ्ट हो जाता है, विच इज टू रीच टू अप्रोच द हेड ऑफ ऑफिस या हेड ऑफ जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास। If the disposition of the harassment in step number 2 is not acceptable by the employee, जैसे कि step number 2 को accept नहीं किया गया, कोई mutual decision नहीं आया employee की तरफ से, तो employee wishes to have
it considered further, he or she shall notify a representative appointed by the head of non-profit sector. The incumbent representative will investigate the allegations and make arrangements to hear the employee's complaint and the department charges, if any. If he or she shall provide a written response to the employee within 5 working days of the receipt of the harassment, if the response is not acceptable to the employee, the harassment may be processed to the step number 4 through the head of non-profit sector organization. So पहला 2 स्टेप्स ये थे कि पहले सुपरवाइजर के पास जाएं, सुपरवाइजर से नहीं हुआ तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएं, और अगर डिपार्टमेंट हेड से नहीं हुआ तो देन गो टू द स्टेप नंबर 3 में हेड ऑफ नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके पास 5 दिनों का टाइम है, और उस 5 दिनों में दोनों एंड्स की तरफ से रिटन स्टेटमेंट्स नहीं आई तो जो कि एक कमेटी बना दी जाएगी या एक रिप्रेजेंटेटिव की कमेटी बनाई जाएगी, वो सारे केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और ये कमेटी कौन बनाएगा? ये हेड ऑफ जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाएंगे. अगर disposition of the harassment in step number 3 is not acceptable by the employee, then he or she wishes to have the harassment given further consideration, he or she shall notify the head of department in writing to that effect. It is up to the discretion of head of non-profit sector organization to either investigate the allegation on his or her own behalf or constitute a panel. सो अगेन ऐसा पैनल बना दिया जाता है या हेड जो है वो खुद से इन्वेस्टिगेट करता है. हरासमेंट प्रोसेस टू स्टेप नंबर 4 shall be reviewed and a response shall be provided to the grievant within 30 days. So again there are 4 major steps. पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में जो है सुपरवाइजर के पास जाना है. स्टेप नंबर 2 में आपने अपने डिपार्टमेंट के हेड के पास जाना है. 5 दिनों का टाइम है. अगर नहीं जवाब आया या कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ या म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं हुई है, तो आपने स्टेप नंबर 3 के पास जाना है. स्टेप नंबर 3 में ये है कि यू नीड टू गो टू द हेड ऑफ द नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और हेड ऑफ नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एक रिप्रेजेंटेटिव दे देगा अपनी कंसर्न से, और वो इन्वेस्टिगेट करेगा एम्प्लॉय की केस को, और अगर वो कोई सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते तो हेड ऑफ जो हेड ऑफ वन नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेप नंबर 4 में एक पैनल को तश्कील देगा. वो पैनल इन्वेस्टिगेट करेगा और उस सारे स्टेप नंबर 4 के केस को रिव्यू करेगा और डिसीजन में पहुंचेगा. उनके पास 30 डेज का टाइम पीरियड मौजूद होता है. Then there are certain exceptional cases. In exceptional cases where the head of section or senior level officials reporting directly to the head of ABC wishes to file a harassment shall first discuss his or her harassment with the organization head. If an organization head fails to reply to the harassment, his or her answer is not satisfactory to the employee, the officer may present his or her harassment case to the board members nominated by the chairperson of the board. Harassment processed under such circumstances shall be reviewed. 30 days का अगेन टाइम पीरियड है. एक्सेप्शनल केसेस में बोर्ड जो है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. अब तक तो हम लोगों ने डील की जितनी पॉलिसीज को जो कि हमने मेंशन करनी है अपनी पॉलिसीज मैनुअल के अंदर, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हमने डिस्कस कर ली हैं. उसमें ग्रेवियंस पॉलिसी हमने देख ली लास्ट लेक्चर में, हमने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पॉलिसी को देखा, एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी देखी, कोड ऑफ जैसा कंडक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पॉलिसी को देखा, और देन प्रोक्योरमेंट, देन हैरेसमेंट पॉलिसी पे आए. आज थोड़ी सी बात करते चलें प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में, जो कि ऑल्सो विच इज द पार्ट ऑफ पॉलिसीज मैनुअल, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाईज चाहिए और वो सप्लाईज नहीं लेंगे तो वो अपने प्रोसेसेस को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे सकते, और सप्लाईज देता है जी सप्लायर. अब प्रोक्योरमेंट में ये क्या चीज प्रोक्योर करनी है, कितनी तादाद में प्रोक्योर करनी है, कब करनी है, उसकी क्या क्वालिटी होगी, कौन कौन सा सप्लायर उसको मार्केट में वो चीज बेच रहा है और उसके साथ किस तरह की डीलिंग होगी, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा कि वो जो प्रोक्योरमेंट है वो इजीली डन हो सके. सो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डील्स विद द प्रोसीजर्स for procurement of office essentials and equipment, supplies materials, ये आपके जितने भी बॉक्स फाइल्स होती हैं, स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, कोई भी फर्नीचर है वो आपने परचेज करना है, तो प्रोक्योरमेंट किस तरह होगी. द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी is to ensure that financial honesty is assured by prescribing a range of appropriate methods for purchasing and procurement, including where appropriate and competitive tendering and contracting process is also there. So competitive tendering,
टेंडर इनिशिएट करना या कंपेटिटिव कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करना ये जरूरी है in order to have an honest levy of this policy. Two main principles which apply underneath this policy are the requirement for impartiality and fairness across all stages of the tendering and purchasing process. जितना भी टेंडर का और परचेज का प्रोसेस है उसमें इम्पार्शियल, उसमें फेयर जो रिक्वायरमेंट है उसको लेके चलना है, और नेसेसिटी फॉर ऑब्टेनिंग द बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज फॉर मनी, क्योंकि नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे देने हैं और क्वालिटी चीज लेनी है ऑफिस के लिए, तो अगेन वैल्यू फॉर मनी, क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी देयर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल हो. देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट. Goods and services may be acquired through one of the following options. Number one is direct purchase. सीधा आप सप्लायर के पास गए या कंपनी के पास गए और उन्हें आपने उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उन्होंने आपको कोटेशन दी और उसके बाद आपने उनसे चीज खरीदी. दैट इज डायरेक्ट परचेज. यू आर पेइंग डायरेक्टली द वैल्यू. दिस इंक्लूड्स कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट कार्ड परचेजेस, क्विक ऑर्डर्स एंड चेक पेमेंट्स. ये डायरेक्ट सारे काम हैं, डायरेक्टली आपने कंपनी या सप्लायर के साथ करने. देन इज राइटिंग कोटेशन. एंड थर्ड थिंग इज कॉल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो ये तीन मेथड्स हैं. हम लोग तीनों मेथड्स के बारे में जानेंगे कि प्रोक्योरमेंट को किस तरीके से करना है. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट परचेज. यू पे यू परचेज लेस देन ₹10,000 मे बी परचेज टू बेस्ट एडवांटेज विदाउट कोटेशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. कोई ऐसी चीज है जो कि सप्लायर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है जिसकी कीमत 10,000 से या 10,000 से कम है, तो उसके लिए ये तीन कंडीशंस का सामने रखना जरूरी है डायरेक्ट परचेजिंग में. रेट शुड बी रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट विद नॉर्मल मार्केट रेट्स फॉर आइटम्स ऑफ लाइक नेचर. कोई ऐसी चीजें जो एक जैसी हैं और मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो सप्लायर रेट दे रहा है, सप्लायर ज्यादा रेट दे रहा है और मार्केट में वो रेट कम है, देन यू नीड टू चेंज द सप्लायर अप. इट शुड बी फेयरली चेक्ड एंड रेट शुड बी रीजनेबल, कंसिस्टेंट हो, मार्केट जो रेट चल रहा है उस हिसाब से हो. देन सेकंड चीज जो डायरेक्ट परचेजिंग में देखनी है, दैट रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स और सक्सेशन ऑफ ऑर्डर्स फॉर द सेम गुड्स और सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग द गुड्स और सर्विस टू बी ऑब्टेन्ड अंडर द ₹10,000 लिमिट. थर्ड थिंग, procurement should be approved by manager finance. So there are three important considerations. Number one, requirements. Number two, rates. And approval. Approval by the finance manager. Requirement should not be split into components और कि जी आपने इस दफा अच्छे दे दिए रेट्स, नेक्स्ट टाइम भी आपको ये ऑर्डर मिलेगा, ऐसा नहीं है. और रेट शुड बी रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट विद द मार्केट. नंबर वन, रेट शुड बी रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट टू द मार्केट. ये किस चीज के लिए? डायरेक्ट परचेजिंग में उस चीज के लिए कि आपकी 10,000 से कम वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट की. और फिर रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स. नंबर थ्री, प्रोक्योरमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय मैनेजर फाइनेंस. देन इज राइटिंग कोटेशन. कोई ऐसी चीज है जिसकी 10,000 से अमाउंट ज्यादा है और 50,000 से कम है, तो उसके लिए वन रिटन कोटेशन शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सप्लायर. और उसमें तीन चीजों का ख्याल रखना है. रेट शुड बी रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट विद द मार्केट. में जो रेट चल रहे हैं उसके साथ से कंसिस्टेंट होने चाहिए. नंबर टू, रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स और सक्सेशन. कोई या आपने इस दफा अच्छा प्रोडक्ट दे दिया है, आपने हम नेक्स्ट टाइम आपसे ही परचेज करेंगे कि जी 50,000 से कम है, ये 50,000 से ज्यादा की कोई अमाउंट है, लेकिन यहां पे राइटिंग कोटेशन का मतलब यही है कि 50,000 से कम है और 10,000 से ज्यादा की अमाउंट का कोई भी प्रोडक्ट है. फॉर परचेज ग्रेटर देन ₹50,000 बट लेस देन ₹100,000 a minimum of 3 written quotations must be obtained and must be based on a written outline of specifications which have been provided. 3 written quotations do not have to be obtained. 3 written quotations नहीं चाहिए. Goods and services are proprietary, held under patent, trademark और copyright. कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, तो उसके लिए 3 कोटेशन नहीं चाहिए. और ओनली ऑब्टेनेबल फ्रॉम फ्यूअर देन 3 सप्लायर्स. कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 3 सप्लायर से या 2 सप्लायर्स या 3 सप्लायर के पास है और किसी के पास नहीं है, तो उसके लिए 3 कोटेशंस डिमांड करने की जरूरत नहीं है. जो हेड ऑफ नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो अप्रूव करेगा इस परचेज को. तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिस 10,000 से 50,000 के दरमियान है, उसके लिए रिटर्न कोटेशन डिमांड होती है सप्लायर की तरफ से.
और साथ साथ ये चीज देखी जाती है कि वो रेट जो दे रहा है वो कंसिस्टेंट हो मार्केट रेट के हिसाब से। नंबर 3 कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो 50,000 से 1 लाख के दरमियान है और वो इस्तेमाल करना नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, तो 3 रिटन कोटेशंस चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी चीज देखनी है क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कॉपीराइट है, मार्केट में ट्रेडमार्क है, और उससे आपको कोटेशंस डिमांड करने की जरूरत नहीं है। ओनली जो आपके हेड है नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इस चीज के मजाज हैं। फॉर परचेजेस दैट आर कंसिडर्ड हाई रिस्क and over rupees 100,000, consideration should be given to the undertaking a competitive tendering and contracting process, CTC। इस प्रोसेस को CTC कहते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी 1 लाख से ज्यादा अमाउंट चली गई और उसकी फिर टेंडरिंग होती है, कंपेटिटिव टेंडरिंग होती है, बिड्स दी जाती हैं और बिड्स पे एवेल्युएट किया जाता है कि कौन सी बिड जो है वो कम पैसों की है और क्वालिटी उसमें कैसी है। कोई ऐसी परचेज है जिस दैट आर कंसिडर्ड हाई रिस्क, जिसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट लग रही है, तो कंपेटिटिव टेंडरिंग और कंपेटिटिव कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस होगा, विच इज CTC, कंपेटिटिव टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। और इसमें इंक्लूड किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिटन ब्रीफ और आउटलाइन ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर द परचेज। और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो है वो इतने बड़े डिसीजन को लेता है और वो इस चीज को अप्रूव करता है। Then second, this was a direct purchasing. Then second is call for expression of interest. जो हमने बात की अभी डायरेक्ट परचेजिंग की भी बात की और साथ साथ हमने रिटर्न कोटेशंस की भी बात की और साथ साथ अब ये है कॉल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, कंपेटिटिव टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग procedures, expression of interest EOI and request for proposals consist of procedures that are intermediate between obtaining written quotations and seeking tenders. So basically market में जो advertise किया जाता है expression of interest में, और इसमें ये बताया जाता है कि जो कंपनीज इस चीज में, इस प्रोडक्ट को बनाने में या इस सर्विस को देने में एक्सपर्टीज रखती हैं, वो ही सिर्फ इस कंपेटिटिव टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस के अंदर इनिशिएट आ सकती हैं। और पॉलिसीज ये कहती हैं हमारी, और हमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स डिमांड है आपकी तरफ से या सप्लायर की तरफ से, उसकी बेस पे हम लोग प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट करेंगे। It is expression of जो interest होता है, it is basically generally used to cull field of probable competitors who can provide innovative solutions to leading edge or emerging issues within given industry. A creative or technological solution. It is a creative solution. It is a technological solution. Generally, such purchases fall in rupees 50,000 and above categories. In the case of request for proposals, कोई request of proposal है, expression of interest है, a detailed overview of the product or service concept that is required is prepared और forwarded, tendering book prepare की जाती है और एक detailed overview पूरे product का जो कि supplier supply करना चाहता है वो forward किया जाता है with a covering letter to a number of identified suppliers who are invited to submit written proposals regarding the procurement. Similarly, request for proposals, expression of interest can be announced in a variety of advertising, newspapers में भी आ जाता है, basically to achieve a greater exposure of the contractors or tenders, ज़्यादा से ज़्यादा tenders ज़्यादा से ज़्यादा contractors उसमें apply करें। Under this agreement, non-profit sector organization is subsequently able to negotiate variations to the specification with the preferred supplier, और जिसकी bid कम से कम होती है और quality ज़्यादा से ज़्यादा supplier दे रहा होता है, तो उसकी जिसका proposal सबसे ज़्यादा अच्छा होता है तो उसको वो award किया जाता है और उसके साथ साथ जो face value वो जमा कराता है उस face value को absorb कर लिया जाता है मेजर कॉस्ट के अंदर। Then there are various benefits of procurement policy. पहली चीज तो ये कि it is done because in order to obtain the best value for its purchases in both cost and quality terms, cost के लिहाज से भी और quality के लिहाज से भी, and have a fast and efficient purchasing process. खुद मार्केट में ना जाना पड़े और जल्द से जल्द परचेजिंग प्रोसेस जो है वो अंजाम दे दिया जाए। डेमोन्स्ट्रेट फाइनेंशियल प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू इट्स क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट। प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी का होने की वजह से इट सक्सेसफुली नॉन प्रॉफिट सेक्टर सक्सेसफुली मैनेज एंड प्रिवेंट द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, मॉनिटर एंड एवेल्युएट परफॉर्मेंस इन परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट।
और कोई ऐसी कंप्लेंट्स हैं उससे प्रोटेक्शन मिले, लीगल एक्शंस कोई हैं वो सप्लायर्स पे माउंट ना हो, और कोई फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर सप्लायर के साथ आप फोर्स मेजोर की टर्मिनोलॉजी जो है, जो कि एक फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है, कि किस 24 घंटे का टाइम देके आप उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर सकते हैं। उस क्लॉज को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखवाना जरूरी है। Now, various ethical guidelines, no matter how transparent or foolproof an arrangement, maybe its success lies in the behavior of your officers in charge and his or her intentions in the following: to lay down procedures and regulations. The set of rules laid below can serve as guideline for any purchasing officer. अब वो कौन से rules हैं? Number 1, the best value for the organization goods and services must be sought. जो सही वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए उसको सॉर्ट किया जाए, उसको देखा जाए. There will be a documented process for all purchases which allows for transparency, decisions and review of purchases. The conduct of procurement is subject to continuous auditing by the organization and by external bodies such as board, audit officer and stakeholders. So ये 3 important benefits ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बताए गए हैं और ये लिखा जाता पॉलिसीज मैनुअल में कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इसलिए डिफाइन की गई है कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हो और को डिसाइड किया जाए. नंबर 2, डॉक्यूमेंट हो प्रोसेस इन ऑर्डर टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजंस एंड रिव्यू द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर. देन कंडक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है, जितने भी प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट किया गया इट शुड बी कंटिन्यूअस ऑडिटिंग की जाए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. और एक्सटर्नली जब बोर्ड आता है, जब ऑडिटर आता है बाहर से और स्टेक होल्डर आते हैं, तो वो भी इसको चेक कर रहे होते हैं, इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं. और ये बेहतर होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपनी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन के तहत सारी की सारी परचेजेस करें. Then staff will ensure that they are not perceived to be in a conflict of interest with the supplier. Those staff who may be perceived to have a vested interest in the outcome of the purchase should disclose any conflict to their supervisor and discuss whether they should exclude themselves from any role in the purchase. Staff will be suitably skilled and qualified to attend to the completion of their purchasing and contracting roles. So कोई ऐसा बंदा या ऐसा स्टाफ मेंबर जो वो खुद मजाज है, वो सुपरवाइजर को जाके सारी हकीकत बता दे और खुल के बताए कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है सप्लायर और मेरे दरमियान, या ये मसला हो सकता है और मैं इस वजह से इस परचेज का हिस्सा नहीं बनना चाहता. आप काइंडली किसी और स्टाफ को एंगेज कर लें और स्टाफ जो है वो आपका स्किल्ड हो और वो क्वालिफाई करे. जैसे क्वालिटी टेक्निकल कमेटी का जो हेड है या जो टेक्निकल कमेटीज के जो लोग हैं या एश्योरेंस के क्वालिटी एश्योरेंस के जो लोग हैं वो इस चीज को इंश्योर करवाएं कि परचेजिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए. This was more about procurement policy. Now we are shifting ourselves to the social welfare policy, जिसमें non-profit sector organization is committed to work to improve the situation of most vulnerable people, offer solid basis for its involvement in social welfare issues. Social welfare is a state of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized. सोशल जो वेलफेयर पॉलिसी है इसकी इन्वॉल्वमेंट, इसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जितने वनरेबल लोग हैं उनके लिए एक ही पॉलिसी होनी चाहिए और वेलफेयर पॉलिसी के लिए ये ज़रूरी है कि वो रिव्यू होती रहे टाइम टू टाइम. और वो डिपेंड करता है नीड पे, सर्कमस्टांसेस पे, कैपेसिटीज पे और टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि इट वेरीज सोशल वेलफेयर की जो पॉलिसी है. इन एसेंस सोशल वेलफेयर मस्ट बी सीन एंड ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन टाइम एंड प्लेस. It should be accordingly continuously adapted to the changes to the socio-political, cultural and economic characteristics of particular society at any given point of time. कोई भी हालात हैं, जिस किस्म की मर्जी नीड है
दौरान सोशल वेलफेयर की पॉलिसी डिफरेंट होगी। देखें, चैरिटी, जैसे मैंने आपको लास्ट फ्यू लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया, जैसे एक लेक्चर में कि चैरिटी इज ऑन अ स्मॉल स्केल एंड फिलैंथ्रोपी इज ऑन लार्ज स्केल। सो नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज एम टू डू वर्क फॉर द फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स और सोशल वेलफेयर पॉलिसी के लिए काम करना है। तो सर्कमस्टांसेस उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, नीड उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, दैट इज डिफरेंट। इट कैन बी कंटिन्यूसली अडेप्टेड टू द सोशल कल्चरल एनवायरमेंट और कॉन्स्ट्रेंट्स और सोसाइटी सोशल फैब्रिक्स जो है उसके हवाले से वो सोसाइटी के अंदर चेंज आना चाहिए, सोशल पॉलिसी के अंदर चेंज आना चाहिए और वो चीज मेंशन होनी चाहिए आपकी पॉलिसीज मैनुअल के अंदर। Addressing such challenge is one of the aims of the non-profit sector organization to provide social welfare policy. Social lives and problems in social relationships are not static. हर एक का प्रॉब्लम दूसरे से डिफरेंट होगा और डिफरेंट नेचर का होगा। They are ever changing and such the knowledge and the practice of social work for what it contributes to the promotion of social welfare should also be continuously evolving core of ideas which are translated into practice by flexible, competent and reflected professionals. Then what is the scope of social welfare policy? Social welfare policy establish the basis of non-profit sector organization implementation of long-term development social programs as well as with respect to advocacy issues in the social development and social action fields. It applies to any type of social welfare activity carried out by non-profit sector organization staff or volunteers. I came up with this sustainable development policy economic bulletin और इनकी रिसर्च न्यूज़ भी है। आप भी गा अगर इनका ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पे वाक़या है और इन्होंने, आप इनके ऑफिस में अगर विजिट करें तो इनके ऑफिस के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की बहुत ज्यादा मटेरियल जो कि मैं अपने साथ लेकर आया जब मैंने वहां पे विजिट किया। जैसे मरकरी पे ये दंदान साजी के पारे की जहर आलूदगी, इस पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में डेंटल क्लिनिक्स के माहौल की पारे से जहरीली आलूदगी पे दे आर वर्किंग और प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग पे, एडवोकेसी पे दे आर वर्किंग। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर आप इस ऑफिस को विजिट करें, इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लॉस पे दे हैव वर्क, दे हैव टॉक्ड अबाउट इट, एनर्जी और रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जनरलाइजेशन से रिलेटेड, एडवोकेसी से रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज जो कि इस रिसर्च न्यूज़ के अंदर एनर्जी क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन के बारे में भी आर्टिकल्स इन्होंने एसडीपीआई ने मेंशन किया है और इसमें उन्होंने उर्दू में इनका है धरती के नाम से और इंग्लिश में दे हैव गॉट सस्टेनेबल पॉलिसी इकोनॉमिक बुलेटिन। इसको आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी इनकी मौजूद है और क्लियरली उन्होंने मेंशन किया सोशल वेलफेयर पॉलिसी के बारे में कि बेसिकली दे आर इनिशिएटिंग सच प्रोग्राम, सच रिसर्च एक्टिविटीज एसडीपीआई के लॉन्गर टर्म जो डेवलपमेंट है, यानी कि फिलैंथ्रोपिक पर्सपेक्टिव को सामने रख के लॉन्गर टर्म डेवलपमेंट की बात की जा रही है। एडवोकेसी के लिए ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। मैंने खुद एक ट्रेनिंग को देखा, ऑब्जर्व किया कि जो एसडीपीआई के अंदर ही जो इनिशिएट हुई उसमें वेरियस टॉपिक्स के बारे में जो एसडीपीआई ने एडवोकेसी दी और उस जो कि पार्टनरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इनके साथ काम कर रही हैं उसमें कोई तकरीबन मोर देन 50-60 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम इसमें बेनिफिशरीज के जिन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स अटेंड की, उनके नाम मेंशन्ड हैं। तो सोशल वेलफेयर की जो पॉलिसी है दैट शुड बी अप्लाइड बाय द स्टाफ, बाय द वॉलंटियर्स, बाय द नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हेड, इन ईच एंड एवरीबॉडी थ्रू देयर सोशल प्रोग्राम्स, थ्रू देयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, एडवोकेसी प्रोग्राम्स, फ्रॉम देयर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, फ्रॉम देयर जो एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स अगर कोई कर रहे हैं, वो जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कोई इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, एडवोकेसी की कोई इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली मेन मकसद ये है कि सोसाइटी डेवलप की जाए और उनकी वेलफेयर की जाए। What is the statement of such policy? Non-profit sector organization shall recognize that the general objective of social welfare is to manage social problems. पहली बात तो क्लियर कट है सोशल वेलफेयर पॉलिसी की, दैट इज दैट टू मैनेज द सोशल प्रॉब्लम्स। सोशली जो
प्रॉब्लम्स सोसाइटी को फेस होते हैं उसको मैनेज किया जाए, ह्यूमन नीड्स को मीट किया जाए और सोशल अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज किया जाए, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करके और फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग पे डेवलपमेंट की जाए। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, वनरेबल है, इंडिविजुअल है या फैमिली है या कम्युनिटी इटसेल्फ है। और प्लस सेफगार्ड किया जाए इंडिविजुअल राइट्स को of every person in view of the principle that every human being has the right to live and enjoy the basic necessities of life. So main मकसद दो जो main important मकासद हैं कि social problems को highlight करो, ह्यूमन नीड्स को सोल्यूशन दो, ह्यूमन नीड्स को सोल्यूशन दो और सोशल अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करो बाय प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बाय कैपेसिटी इन्हांसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए, एडवोकेसी के जरिए, और उनके राइट्स को सेफगार्ड करो, उनको काउंसिल करें, उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाए ताकि हर बंदे को जिस तरह जीने का हक है सोसाइटी के अंदर और वो बेसिक नेसेसिटीज को, लाइफ की बेसिक जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने का, उनको इस्तेमाल करने का हक है, तो वो इस्तेमाल करने का हक उनको मिले, वो नेसेसिटीज को यूटिलाइज करें, वो अपने राइट को अचीव कर सकें, वो अपने राइट से रह सकें। तो सोशल वेलफेयर पॉलिसी का मेन दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज टू बीइंग प्रोएक्टिव by non-profit sector organization. It's a proactive approach by engaging in planning and preparedness of activities of that marginalized community to prevent or mitigate the effects of problems encountered by vulnerable populations served by non-profit sector organization. This is third approach, or third approach mein they are proactive. This means working with the most vulnerable, addressing the social situation, working on the development through advocacy and direct action, and taking preventive measures against various forms of social exclusion and vulnerability. Fourth important thing, that it develops different levels. It is social welfare policy और indicators जो है इसमें mention किए जाते हैं, quality standards को बताया जाता है और अप्रोप्रिएट सोशल पॉलिसीज को, स्ट्रेटेजीज को मॉनिटर किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव को सामने रखा जाता है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को सामने रखा जाता है, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट को सामने रख के पॉपुलेशन का फायदा, कम्युनिटी का, इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपल का फायदा देखा जाता है। Then it reaffirms that social wealth services and social welfare activities are very important part of the non-profit sector organization and needs to be created, reinforced, develop and adjust to the changes in the society. ये नहीं है कि एक दफा बना दी आपने सोशल वेलफेयर पॉलिसी, दैट्स इट, और वो 20 साल 30 साल पहले की बनी हुई है। इट हैज टू बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, विद रिस्पेक्ट टू विद द चेंजेस गोइंग ऑन, द डायनामिज्म फैक्टर गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. Then it defines their priorities in terms of target groups, because they are proactive, non-profit sector organization ensure the social perspective in every area. It recognizes the role of non-profit sector organization in providing social services. Then it promotes the self-reliance of beneficiaries by working with the most vulnerable people in the society, the involvement of beneficiaries with the aim of empowering them. जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बेनिफिट दिया जा रहा है उनको एम्पावर करने के लिए एडवोकेसी की जा रही है। इनको जैसे बात की गई लास्ट लेक्चर्स में कि आपने उनको ये सिखाना है कि मछली पकड़ के नहीं देनी, आपने उनको सिखाना है कि मछली पकड़ते किस तरह, सो दैट के वो अपनी मदद आपके तहत उठ सकें, वो अपने आप को खुद एम्पावर कर सकें, ताकि उनके हाथ जो हैं वो इस तरह ना रहे, उनके हाथ इस तरह हों। तो अगेन with the aim of empowering them, increasing their coping mechanisms and include their participation to the extent possible in the identification of their needs, planning, implementing, monitoring and evaluating the relevant social welfare programs. So we were basically discussing the social welfare policy or social welfare policy with respect to community, with respect to particular individual, with respect to one particular society के बारे में बात की जा रही है कि social welfare policy सिर्फ ये नहीं है कि आपने कम्युनिकेशन की, आपने लोगों की नीड्स को देखना, आपने उनको उनकी मदद आपके तहत खड़ा करना या उनकी बेसिकली मेन मकसद है। और इंश्योर दैट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो इनिशिएट हुए, इट प्रमोट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ दोज वॉलंटियर्स of all ages and both genders. ये नहीं है कि आपने एक जेंडर को टारगेट करके उसको सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया
It should be with no gender biasness, with no discrimination, and it should be by, and every age representative should be there to represent their society in order to make the development in the society, in order to enhance that community participation. Then it ensures the necessary recognition of the role, values of volunteers and social programs. Volunteers must have an opportunity for guidance by experienced professionals. Experienced professionals की तरफ से guidance मिलनी चाहिए, और social welfare जो जितनी भी changes आ रही हैं वो beneficiaries की needs को सामने रख के changes को implement करना है. कोई projects launch हो रहे हैं, कोई programs launch हो रहे हैं, वो सारे के सारे requirement of the marginalized community or vulnerability, जो vulnerable people हैं या ऐसे लोग जो कि जो under privileged society में रह रहे हैं, उनकी needs को सामने रख के then social welfare programs, social welfare arrangements, social welfare projects को initiate किया जाए, और इसमें एक gender को नहीं both gender को participate कराया जाए, और हर एक मकतबा फिक्र से या सोच से, हर एक सोच से आपने उस आपने लेकर आना है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट कर सके और वो उसकी सोसाइटी बेहतर तरीके से प्रोएक्टिवली हालात को सामने रख के आगे चल सकें. Then there are various responsibilities underneath a non-profit sector organization in order to implement live by the social welfare policy, or इसमें you need to integrate a social welfare perspective in the overall program and its various components. It needs to ensure quality, accountability in the organization services. It needs to ensure that relevant employed staff and volunteers are given appropriate training so that they are able to identify the social needs and initiate the necessary response. They should know what are the lingos in the one particular area. They need to work as an anthropologist in that area. They need to go and they need to see the actual picture. What is the ground reality? Then they don't need to do it academically at home. Basically, they need to find out the needs, the demands of the particular community, and then at the end they need to work according to it. Now, this was all about the social welfare policy. It is followed by the travel policy. What sort of travel policies are there by the non-profit sector organization? और इसमें जो चीज़ important है, the objective जो है, उसमें ये है कि they are non-profit sector organization का objective, having a clearly laid down travel policy, is to minimize the program expenditures incurred on travel and to have an effective system in place so as to prevent misuse of funds and official transport. And it should be mentioned with the policies manual that whatever the travel policy, and it has to be an effective policy. It has to cover all the traveling of employees from one end to another, or from one place to another place. और इसमें travel policy के अंदर ये चीज़ है कि organizations mostly अपनी गाड़ियाँ दे देते हैं, लेकिन that is only for the official purpose. That is not for the personal use, and so that misuse of funds जो है उसको कम से कम किया जाए. If we are inside the country and the employees are going domestically, then the travel policy is air travel should be on the economy class travel होना चाहिए. Executive now economy class air travel हो, and prior approval of manager finance and administration or head of the organization should be obtained for all travels, tours, casuals on the prescribed form. जो भी travel जो prescribed form है उसके जरिए आप head of non-profit sector institution से, manager finance and administration से, और उस tour पे जाने से पहले आप उनसे इजाज़त लेते हैं, उनसे एक written approval लेते हैं. जितनी भी ट्रैवल रिक्वेस्ट है वो ट्रैवल ऑथराइजेशन फॉर्म्स के जरिए पेश की जाती हैं एम्प्लॉयज की तरफ से, और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो हैं विद इन दैट अप्रोप्रिएट बजट लाइन मस्ट बी इंश्योर्ड बिफोर अप्रूविंग द ट्रैवल ऑथराइजेशन. इसके अलावा अगर कोई खर्चा ट्रैवल पे होता है तो ऑर्गेनाइजेशन तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अपने साथ बेल्स ले लेते हैं. वो सारे के सारे या हाथ से लिखते हैं वो बेल्स और उसके नीचे साइन करते हैं कि फलां डेट को हमारा ये ट्रैवल पे खर्चा हुआ है और ये ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बढ़ के खर्चा हुआ है, तो हमें ये रीइंबर्स किया जाए या हमें ये वापस किया जाए. Travel advances should be taken from the office up to 3 days before commencement of travel. किसी जगह पे डोमेस्टिकली जाने से पहले 3 days तक आपने वो जितनी भी ट्रैवल की एडवांस अमाउंट है वो ले लेनी है. ऑल ट्रैवल एक्सपेंसेस क्लेम शुड बी मेड थ्रू अ मेमो or addressed to finance department and shall be supported by original receipts and used tickets and boarding
card stubs should be handed over to administration department within 5 working days of returning to the office. 5 दिनों का टाइम है और 5 दिनों के टाइम के अंदर ये चीज आपने सारी की सारी जमा करानी है वंस यू कम बैक फ्रॉम एनी ट्रिप डोमेस्टिकली. लेकिन अगर आप डोमेस्टिकली ट्रैवल पे जा रहे हैं तो 3 दिन पहले आपने एडवांस वसूली कर लेनी है. अकाउंट शुड बी सेटल्ड विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ रिटर्निंग टू द ऑफिस. In case the accounts are not settled within the stipulated time, then the advance will be settled against the salary of the employee for that month. So अगर आपके अकाउंट सेटल नहीं होते तो एडवांस जो सैलरी होती है उसमें एडवांस में पहले से ही वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो सेटल कर दी जाती है. If an employee is going for international travel, then travel authorization form should be submitted. Manager Administration and Finance section has at least 14 days before actual travel dates after obtaining approval from the board, chairman of the board, chairperson of the board. Travels should be under the economy class. अगर air travel है, the section should explore for all possible routes available from destination to destination. So this was basically if there is an international travel और उसमें भी 14 दिनों का टाइम आपने उससे पहले तक जो ट्रैवल डेट्स हैं वो भी आपने बता देनी है और अप्रूवल भी लेने हैं और ट्रैवल ऑथराइजेशन जो फॉर्म है उसको फिल करके आपने जमा कराना है और इकोनॉमी क्लास जो है ट्रैवल वो आपने करने हैं. दिस सेक्शन विल ऑल्सो एक्सप्लोर जितने भी रूट्स हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के दरमियान इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर वो भी आपने चेक में रखने हैं. ऑल ट्रैवल एक्सपेंसेस क्लेम शुड बी मेड थ्रू अ मेमो एंड addressed to the administration and finance section and shall be supported by original receipts. कोई tickets use किए हैं, कोई boarding cards हैं, that should be handed over to the administration within the 5 working days. Accounts settle हो जाते हैं within 10 working days of the returning to the office और आपकी तनख्वाह के साथ वो सारी की सारी अमाउंट जो है reimburse होकर आ रही होती है. All donor requirements related to international travel should be adhered to. So there is an office transportation and vehicle maintenance. Majorly office जो है वो अपने employees को गाड़ी भी देते हैं और साथ साथ 9 to 5 के लिए अगर वर्किंग आवर है तो 9 बजे भी गाड़ी पिक करती है और 5 बजे भी गाड़ी पिक करती है. और office transportation should be used for only official purpose. That is rule number 1. Private unauthorized use should be strictly prohibited and any staff member found guilty need to be warned and penalized. All vehicles should maintain separate logbooks in which travel details and distance should be logged by the driver and verified by the requester. लॉगबुक 7 गाड़ियों की होती है और उसमें ये चीज बताई जाती है कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक हमने ट्रैवल किया है और ये हमारा खर्चा हुआ है. द लॉगबुक शुड बी क्लोज डेली. जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो भी ट्रैवल डिपार्टमेंट का हेड है वो उसको डेली मॉनिटर करता है. ड्राइवर के सिग्नेचर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वेरीफाई करती है. एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट शुड आल्सो प्रिपेयर monthly consumption report indicating average monthly consumption and charging to the respective projects at the specific rate. So this was more about travel policy. Now vehicle inspection and maintenance procedures. The primary responsibility of maintaining the office vehicle would be with the help of driver, assigned driver की responsibility. All vehicles should be checked on weekly basis. Details along with the receipts of all repairs and maintenance of each vehicle should be duly entered in the vehicle maintenance record sheet. At the end, we have studied lots of policies which are the part of policy manual. उसमें हमने personnel policy को देखा, recruitment policy को देखा, gender policy को देखा, social welfare policy को देखा, procurement policy को. There are various other policies. Harassment policy के बारे में जाना. At the end, I am going to finish this policy formulation part with the quotation of Mahatma Gandhi. A policy is a temporary creed liable to be changed, but while it holds good, it has got to be pursued with apostolic zeal. So this is end from this lecture और I hope कि आपको मेरा ये lecture काफ़ी बेहतर समझ आ गया होगा. और ये बात जो है सिर्फ कि किताबी नहीं है, पॉलिसीज जो हैं it's also implementable, it's also जो है लेवाएबल और इसकी पॉलिसी मैनुअल की ये सारी की सारी चीज़ें हैं. हम लोगों ने पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी आई एम थैंकफुल टू देम कि उनका जो मैनुअल है
जो उनका सैंपल मैनुअल है, विच इज इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. प्लस आई एम थैंकफुल टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की. आने वाले लेक्चर्स में हम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे बाय एसडीपीआई, किस तरीके से एक प्रैक्टिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या अपनी पॉलिसी को लेवाई किया हुआ एम्प्लॉयज की तरफ, और एम्प्लॉयज की क्या परसेप्शंस हैं उन पॉलिसी मैनुअल्स के बारे में. आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज.